अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे आदिकाल। आदिकाल में रासो काव्य से, रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो जो महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो से हमेशा प्रश्न बनते हैं, आज उन्हीं को हम लोग देखेंगे। उनका जन्म, उनकी रचनाएं, आलोचकों को क्या मत रहे हैं पृथ्वीराज रासो को लेकर। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई। इनका जन्म कब हुआ था? चंद्रबरदाई का तो 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1168 ईस्वी लाहौर में। पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? तो 1193। क्या है? 1193 रचना काल है। अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल माता प्रसाद गुप्त ने क्या माना है। तो पूछा जा सकता है कि माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है? तो 1343 ईस्वी के लगभग है। अब इसका पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? तो प्रबंधात्मक है। आगे देखते हैं। अब पृथ्वीराज रासो में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 69 सर्ग है। सर्गों को क्या कहा गया है? तो समय। पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। इसका प्रधान रस क्या है? तो वीर रस है। इसमें कुल छंद कितने हैं? 16,306। पृथ्वीराज रासो में कुल छंद कितने हैं? 16,306 हैं। अब देखेंगे पृथ्वीराज रासो का प्रमुख छंद कौन सा है? पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो का प्रमुख छंद कौन सा है? तो छप्पय छंद है। आगे देखते हैं। चंद्रबरदाई ने कविता छंद कहा है। किसको कहा है? कविता लिखा गया कवित्त छंद। चंद्रबरदाई ने क्या कहा है? कवित्त छंद कहा है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के छंद को क्या कहा है? तो कवित्त छंद कहा है। अब देखेंगे नामवर सिंह ने छंदों का राजा कहा है। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? चंद्रबरदाई को छप्पों का, ये गलत हो गया टाइपिंग, छप्पों। पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने छंदों का राजा कहा है? तो नामवर सिंह ने। छंदों का राजा किसने कहा है? नामवर सिंह ने। किस रचना को? पृथ्वीराज रासो को। इसकी नायिका कौन है? संयोगिता है। नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। आगे देखते हैं। इससे आप लोग को पता ही है कि सर्ग कितने हैं? 69 है। तो इसका पहला सर्ग, पृथ्वीराज रासो का पहला सर्ग कौन सा है? आदि पर्व। प्रश्न ऐसे बनता है कि दिए गए विकल्प में पृथ्वीराज रासो का दूसरा सर्ग कौन सा है या उसका क्या नाम है? तो आप जितने भी सर्ग हैं जो इम्पोर्टेंट उसको अच्छे से याद कर लीजिए। पहला सर्ग आदि पर्व है, दूसरा दशम समय, 20वां पद्मावती समय है, और 69 महोबा समय है, 61 कन्नौज समय है, 65 विवाह सर्ग है, और 27 रेवा तट है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं। विष्णु के 10 अवतार का वर्णन पृथ्वीराज रासो के किस सर्ग में मिलता है? तो दशम समय। दशम समय कौन सा है? तो दूसरा सर्ग है। कौन सा है? दूसरा सर्ग। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के किस सर्ग में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन मिलता है? तो दशम समय में। अब देखेंगे पृथ्वीराज रासो के संस्करण। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण है? तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं। आगे देख, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण है? 4 संस्करण हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहला है बृहत रूपांतरण। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1585 में। कहाँ से? नागरी प्रचारी सभा, काशी से हुआ था। बृहत रूपांतरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1585। कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारी सभा से। इसमें छंदों की संख्या 16,306 है।
बृहद रूपांतरण में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 69 है। अब देखते हैं दूसरा रूपांतरण, मध्य रूपांतरण, जिसका नाम है मध्य रूपांतरण। इसमें कुल छंदों की संख्या कितनी है? तो 7000 है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के मध्य रूपांतरण में कुल छंद कितने हैं? ये छंद है, छंदों की संख्या कितनी है? छंदों की संख्या कितनी है? तो 7000 है। इसकी प्रतिलिपि कहाँ पर है? तो बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी प्रतियां कहाँ पे सुरक्षित है? बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है। मथुरा प्रसाद दीक्षित इसे प्रमाणिक मानते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मथुरा प्रसाद दीक्षित ने प्रमाणिक माना है? तो किसे माना है? मध्य रूपांतरण को। इसमें सर्गों का नाम क्या दिया गया? प्रस्ताव। प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि पृथ्वीराज रासो के किस सर्ग में, किस रूपांतरण में सर्गों के स्थान पर प्रस्ताव मिलता है? सर्गों का नाम प्रस्ताव मिलता है। तो मध्यम रूपांतरण में। आगे देखते हैं। अब देखेंगे तीसरा, लघु रूपांतरण। इसमें कुल छंद 3500 है। कैसे पूछा जाएगा? पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतरण में छंदों की संख्या कितनी है? तो 3500। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। किसकी प्रतिलिपि? लघु रूपांतरण की। इसमें सर्गों का नाम खंड मिलता है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस रूपांतरण में सर्गों का नाम खंड मिलता है? तो लघु रूपांतरण में। इसमें सर्गों की संख्या 19 है। लघु रूपांतरण में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 19 है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे लघुत्तम रूपांतरण। इसमें छंदों की कुल संख्या कितनी है? तो 1300 है। दशरथ शर्मा ने लघुत्तम रूपांतरण को मूल पति माना है। माता प्रसाद दशरथ शर्मा इसी को मूल पृथ्वीराज रासो मानते हैं। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि माता प्रसाद और दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो के मूल प्रति किसे मानते हैं? तो लघुत्तम रूपांतरण। किस रूपांतरण में सर्गों का विभाजन नहीं मिलता है? तो लघुत्तम रूपांतरण में। किस रूपांतरण में सर्गों का विभाजन नहीं मिलता है? तो लघुत्तम रूपांतरण में। आगे देखते हैं। अब देखेंगे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर मुख्य मत क्या है? किस विद्वान ने क्या माना है? किसने प्रामाणिक माना है? किसने अर्ध प्रामाणिक माना है? किसने अप्रामाणिक माना है? चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वीराज को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। श्याम सुंदर दास, हरिऔध, नगेंद्र, दशरथ शर्मा, मिश्र बंधु, जेम्स टॉड, ग्रियर्सन, दशरथ ओझा, ये क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, हरिऔध, नगेंद्र, दशरथ शर्मा, मिश्र बंधु विनोद, जेम्स टॉड, ग्रियर्सन, दशरथ ओझा। आगे देखते हैं किसने अर्ध प्रामाणिक माना है। अगर चंद्रनाहट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, इन्होंने क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्प में किसने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना है? तो आपको जितने भी विद्वान है सबका नाम आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। डॉक्टर मूलर, रामचंद्र शुक्ल, मोती लाल मिनारिया, देवी प्रसाद मुंसिफ, कबीराज श्यामल दास, मुरारी दास, गौरी शंकर ओझा, ये कितने हैं? महत्वपूर्ण हैं। सबका नाम आप लोग अच्छे से याद करिएगा। अब देखेंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश मानने वाले विद्वान। सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, मुनि कांति सागर। पृथ्वीराज रासो को किसने अपभ्रंश माना है? किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, मुनिकांति सागर। आगे देखते हैं, देखेंगे पृथ्वीराज रासो को किसने ब्रजभाषा की रचना माना है? तो श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, उदय नारायण तिवारी, ग्रियर्सन। इन्होंने ब्रजभाषा, पृथ्वीराज रासो को ब्रजभाषा में मानते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्प में पृथ्वीराज रासो को किसने ब्रजभाषा में रचित रचना माना है? तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए कौन कौन माना है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान कौन कौन है? मोतीलाल मिनारिया, दशरथ शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने क्या माना है? डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान हैं। अब देखेंगे पृथ्वीराज रासो के विषय में आलोचकों के क्या मत हैं? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम काव्य किसने माना है? तो शुक्ल जी ने। यद्यपि चंद्र विविध छंदों का प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पै निजी छंद है। ये किसका है कथन? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का। जितने भी कथन महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथन देख के आपको पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है। यद्यपि चंद्र विविध छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पै छंद निजी छंद है। किसका कथन है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। अब देखते हैं तीसरा, हिंदी में चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह का है। आगे देखते हैं, चंद्रवरदाई छंदों के राजा हैं। चंद्रवरदाई छंदों के राजा है, किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने कहा था। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। यह किसने कहा था कि पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश है? मुनिजिन विजय ने कहा था। किसने कहा था? मुनिजिन विजय ने कहा था। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। किसने कहा? श्याम सुंदर दास। महत्वपूर्ण है। दूसरा देखते हैं कथन, पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखेंगे तीसरा कथन, युद्ध की प्रसंग में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि के सुकुमार प्रसंग में वह प्रधान रूप में पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पूछा सकता है कि किसने कहा था कि पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा कथन देखते हैं, भाषा की कसौटी पर ग्रंथ को करते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। भाषा की कसौटी पर ग्रंथ को करते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी ठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। दूसरा कथन देखते हैं शुक्ल जी का, पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। जनक का काव्य ग्रंथ जयानक। पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ है। फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक है या ग्रंथ वास्तविक में जाली है? यह किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।